नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। कल दोस्तों छठा चरण चुनाव का संपन्न हो गया। पश्चिम बंगाल में कुछ खबरें लड़ाई झगड़े की आई, लेकिन शांतिपूर्वक अन्य जगहों पर चुनाव संपन्न हो गया। पहले बात करते हैं दिल्ली और हरियाणा की। 2019 में इसी लोकसभा चुनाव में दिल्ली और हरियाणा में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। 7 सीटें दिल्ली की जीत ली थी और 10 सीट हरियाणा की जीत ली थी। गौरतलब यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों से है, जबकि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी जिस वक्त 2019 में चुनाव हुए। लेकिन मोदी का जलवा जो 2024 में देखने को मिला है और ये वामपंथी मीडिया रोने लगा है। आप योगेंद्र यादव को जानते होंगे। हम बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं कि जब डीडी चैनल हुआ करता था, एक नेशनल चैनल हिंदुस्तान में चलता था, तो योगेंद्र यादव जब से अपना विश्लेषण करते आ रहे हैं। 2024 का जैसे ही चुनाव शुरू हुआ था तो योगेंद्र यादव ने भाजपा को 150 सीटों पर समेट दिया था कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने नहीं जा रही और 150-160 सीटें योगेंद्र यादव दे रहे थे। वामपंथी मीडिया भी लगातार कोई कोई 180 सीट तक नरेंद्र मोदी को दे रहा था। कुछ वामपंथी मीडिया कल के फेस जो छठा चरण हुआ है उसमें अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ रहे हैं। कुछ चैनलों पर यह दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब भी 230 सीटों पर सिमट जाएंगे और योगेंद्र यादव ने अपनी गणना अब जो 150 से स्टार्ट करी थी वो लगभग 250 सीट पर आ गई, यानी कि 100 सीट योगेंद्र यादव ने बढ़ा दी हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भाई योगेंद्र यादव से जनता को ये पूछना चाहिए कि जब चुनाव शुरू हुआ था तो ये लोग 150 सीट दे रहे थे। ये वही योगेंद्र यादव है जो मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन की पिच तैयार करता है। उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 के चुनावों में भाजपा को भारी बहुमत से हरा रहा था। तो ये योगेंद्र यादव जो अखिलेश के लिए बैटिंग करता है, पिच तैयार करता है और राहुल गांधी का खासम खास व्यक्ति है, आज वो भी ये मानने को तैयार हो गया कि नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं आ रही है, लेकिन अकेले बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनने को तैयार है और एनडीए गठबंधन ही सरकार बनाएगा, क्योंकि योगेंद्र यादव अब 240 और 250 सीटें बीजेपी को देने लगा, यानी कि उसने 100 सीटें अपनी गणना में बढ़ा दी हैं। तो क्या दोस्तों हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? ये आप लोगों के ऊपर निर्णय है कि आप इन लोगों को किस तरह से देखते हैं। रविश कुमार आज भी मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उल्टा चश्मा 4PM ये तो इतने घोर विरोधी हैं मोदी के कि मोदी अगर 30 में सत्ता संभालते भी हैं तो ये सपने में भी कहेंगे कि नहीं नहीं, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि इन लोगों को खिलाफत ही मोदी की करनी है और मोदी की खिलाफत करते करते ये देश की खिलाफत करने लगते हैं। आए दिन इनके चैनल पर बैठने वाले पत्रकार
ईवीएम के बारे में बोलते हैं, चुनाव आयोग के बारे में बोलते हैं। भाई ये चुनाव तो सन 52 से देश में हो रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर मोदी के सत्ता संभालने से पहले इतने आरोप नहीं लगते थे जितने आरोप अब लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग वो ही है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि मोदी ने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कर लिया है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और जो डाटा कलेक्शन करता है चुनाव आयोग, वहां सिग्नेचर होते हैं। भाई जहां पर वोट पड़ जाती है वहां पे हर पार्टी का पोलिंग एजेंट सिग्नेचर करता है, तो कैसे गड़बड़ हो जाएगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी आपको फटकार लग चुकी है, लेकिन इन लोगों को कल तक भी शर्म नहीं आ रही थी। चुनाव आयोग के बारे में दुष्प्रचार करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, दिल्ली की 7 सीटों पर बम्पर वोटिंग ही कहेंगे। जितनी गर्मी दिल्ली में पड़ रही है उसके हिसाब से पिछले जो मत प्रतिशत थे लगभग उसी के रेशो में कल भी मतदान हुआ। और जो दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्टिंग है, अन्य एजेंसियों की जो पत्रकार महोदय ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 7 सीटों पर कमल खिलता नजर आ रहा है। कहीं कहीं टक्कर है, लगभग 2 सीटों पर टक्कर बताई जा रही है, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार वाली सीट पर, और बांसुरी स्वराज वाली सीट पर जहां सोमनाथ भारती टक्कर दे रहे हैं बांसुरी स्वराज को। लेकिन ये दोनों सीटें भी अच्छे खासे मार्जिन से भाजपा जीत रही है और किसी सीट पर कोई टक्कर ही नहीं है। कांग्रेस को उम्मीद है कि कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को हराकर कांग्रेस का झंडा गाड़ेंगे, लेकिन मनोज तिवारी अगर कहें तो सिर्फ भाजपा ने एक ही प्रत्याशी नहीं बदला था, बाकी दिल्ली में 6 लोकसभा प्रत्याशी बदल दिए थे। मनोज तिवारी पर विश्वास जताया गया, अगर मनोज तिवारी की जगह कोई और प्रत्याशी लड़ाया जाता तो जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता। कुछ नाराजगी वोटरों में मनोज तिवारी को लेकर थी, लेकिन मोदी के नाम पर वोट पड़ा है दिल्ली के अंदर। और बात करें अब हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है, और जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया एंड टाइम पर, जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, वो लामबंद हुआ है भाजपा के पक्ष में, क्योंकि ओबीसी वोटर हरियाणा में बहुत मात्रा में है, और जितनी बिरादरी हैं जाटों के अलावा वो सारी लामबंद हो गई हैं भाजपा के पक्ष में। सिर्फ 2 सीट पर जो हरियाणा की हैं, एक तो रोहतक और एक सिरसा, यहां पर टक्कर दिखाई दे रही है, वरना 8 सीटों पर भाजपा भारी बहुमत से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, और सिरसा में कुमारी शैलजा भी बहुत पुरानी लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं कांग्रेस की सरकार में, वो टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दोनों सीटों पर एज भाजपा को है। रोहतक वाली सीट पिछली बार अरविंद शर्मा ने, जो भाजपा के टिकट पर थे, वो 7,500 के मार्जिन से जीती थी, लेकिन इस बार जाट वोटों में बिखराव हुआ है। जेजेपी अलग लड़ रही है, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी अलग लड़ रही है, वो भी जाटों के वोटों पर डिपेंड है। लेकिन जो जाट वोट हैं उनके खिलाफ जो 35 बिरादरी इकट्ठी हो गई है,
वो भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर लड़ रहे हैं। हो सकता है कि वो देश में ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दें जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतें। पिछली बार भाजपा ने ये सीट 6.5 लाख वोटों से जीती थी। इस बार हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर ये रिकॉर्ड तोड़ दें। तो हरियाणा में 2 सीटों पर फाइट है, एज भाजपा की तरफ है, लेकिन 8 सीटें कमल की खुशबू उन 8 सीटों से आ रही है जहां कमल लहा रहा है। तो जो यूपी की 14 सीटों पर कल चुनाव हुए, उनमें आजमगढ़ समाजवादी पार्टी क्लियर जीत रही है। कोई शक शुबा नहीं है कि आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत जाएं। पिछले चुनाव में वो जीते थे, जो चुनाव हुआ था पहले अखिलेश यादव 2019 में जीते थे, लेकिन जो उपचुनाव हुआ उसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गए थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर जो प्रत्याशी खड़ा किया था उसने बहुत सेंध लगाई थी समाजवादी पार्टी के वोटों में। लेकिन ऐसा इस बार कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिनेश लाल यादव ने चुनाव बहुत बढ़िया लड़ा है, विकास भी करवाया है 15 महीनों के अंदर, लेकिन यादव बहुल सीट है, वो मुस्लिम भी बहुत मात्रा में है। तो इन दोनों का गठजोड़ जो माई बनता है, MY समीकरण, वहां से धर्मेंद्र यादव की जीत निश्चित लग रही है। और जो 13 सीटें हैं, अगर सीटों के हिसाब से वार्ता की जाएगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन 13 सीटों पर लगभग भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। भाजपा ने बढ़त बना रखी है, कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो फंसी हुई दिखाई दे रही हो। तो अन्य 13 सीटों पर भाजपा उत्तर प्रदेश में 6ठे फेज में बढ़त बनाए हुए है। तो आप मानकर चलिए, यूपी में जो कल चुनाव हुआ, दिल्ली में जो चुनाव हुआ और जो हरियाणा में चुनाव हुआ, यहां पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति बहुत अच्छी है, उड़ीसा में भी बहुत अच्छी है, लेकिन बिहार में जो कल चुनाव हुआ वहां भाजपा गठबंधन को 2 से 3 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी गणना के हिसाब से कल के फेस के बाद भाजपा 300 प्लस पार कर गई अकेले दम पर। और ये तो अब 4 जून को ही पता लगेगा कि भाजपा की स्थिति क्या रहने वाली है, लेकिन मेरा आकलन है कि भाजपा 330 प्लस से आगे ही रहने वाली है। 340 350 तक भी जा सकती है, जैसा कि मोदी वेव चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है। और ये जो लोग कह रहे थे कि वोट प्रतिशत कम है, वोट प्रतिशत पहले जितना ही है, कहीं ज्यादा है 1-2%, कहीं कम है 1-2%, लेकिन इतनी प्रचंड गर्मी के बावजूद भी जो वोट प्रतिशत आ रहा है उसे बहुत अच्छा कहना चाहिए। तो मोदी का जलवा कायम है। मेरा कंटेंट, मेरे विचार आप सहमत हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।